एवरीवन, वेलकम टू एवी एकेडमी। और आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। ये वीडियो मौर्य साम्राज्य के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे है। सो लेट्स स्टार्ट। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिनकी समयावधि, इस साम्राज्य की समयावधि 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करेंगे। चाणक्य, कौटिल्य के मार्गदर्शन में सत्ता की स्थापना की थी इन्होंने। चाणक्य जब धनानंद के दरबार में गए तो धनानंद ने उनकी बेइज्जती की, उनका सम्मान नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी शिखा खोलते हुए धनानंद को बोला कि जिस राजगद्दी पे बैठ के तू इठला रहा है, उसी गद्दी पे मैं एक दूसरे शासक को बिठा के दिखाऊंगा और तेरा साम्राज्य और तेरा समूल नाश करके दिखाऊंगा। नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना ऐसे हुई। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। प्रशासनिक सुधार और केंद्रीकृत सत्ता की शुरुआत हुई। प्रशासनिक सुधारों में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभ किया तो बहुत जगहों पे जब उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया तो वैशाली और लिच्छवी जैसे जो संघ थे, उन संघों में गणराज्य की जो पहले से गणराज्य स्थापित था उसे इन्होंने हटाया और केंद्रीकृत सत्ता का इन्होंने निर्माण किया। उसके बाद चाणक्य मौर्य साम्राज्य के असल निर्माता के रूप में देखे जाते हैं। अर्थशास्त्र, प्रशासन, कर व्यवस्था और राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। अच्छा, अगर हम इसको जो हमारा अर्थशास्त्र है उसको देखें तो उसी में सप्तांग सिद्धांत को दिया गया है, जैसे स्वामी, किंग, अमात्य, मिनिस्टर, जनपद, द टेरिटरी, दुर्ग यानी फोर्ट, कोष यानी ट्रेजरी, उसके बाद दंड यानी जस्टिस और मित्र यानी अलाय। इन को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये उसके पॉइंट्स हैं और इनको कैसे संचालित करना है, हाउ टू कंट्रोल एंड ड्राइव दीज फोर्सेस फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड द ग्रोथ फॉर द नेशन। इसी चीज को चाणक्य या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बताता है। नीतियों ने साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ किया। किसकी नीतियों ने? चाणक्य की नीतियों ने साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ बनाया। सबसे पहले जब चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर सीधे राजधानी पर हमला किया तो वो हार गए। उसके बाद चाणक्य ने एक बार ऑब्जर्व किया कि एक आदमी खिचड़ी खा रहा था और वो खिचड़ी खा रहा था तो वो बीच से नहीं खा रहा था, परंतु उसके अगल बगल जो खिचड़ी ठंडी होती जा रही थी वो साइड साइड से खिचड़ी को निकाल के खाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने समझाया कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने सीधे पटना पर यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, केंद्र पर आक्रमण किया। हमें धीरे धीरे उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें साइड से इस साम्राज्य को खंडित करना होगा। जैसे जो सलामी स्लाइसिंग, जो चीन की नीति है कि धीरे धीरे काटो, हर देश की सीमाओं को धकेलो उसके अंदर और धीरे धीरे काटते हुए अंदर बढ़ो। तो ये एंशिएंट इंडिया में चाणक्य ने भारत को सिखाया, चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध 260 ईसा पूर्व, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध भी अगर अशोक का देखा जाए तो उससे पहले भी वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। धम्म की नीति को उन्होंने अपनाया, शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, स्तूपों और शिलालेखों का निर्माण कराया। तो इस तरह से जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध के बाद तो उन्होंने इन कामों को करना शुरू किया, लेकिन उनका जो बौद्ध धर्म को जो अपनाने का जो क्रिया है वो पहले हो चुकी थी, इसका ध्यान रखें। उसके बाद
केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली, जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थी, उसको मौर्य साम्राज्य ने अच्छे से स्थापित किया। मुख्य अंग थे राज्यपाल, प्रांतीय प्रशासन, अमात्य मंत्री, मात्र धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कर प्रणाली और सड़कों का निर्माण। कर प्रणाली और सड़कों का निर्माण। अच्छा, जो उस समय सड़कों का निर्माण था वो बहुत अच्छी तरह हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत उसी समय हो गई थी। अलग अलग उज्जैन से लेकर पाटलिपुत्र तक सड़कों का निर्माण कराया गया। उसके बाद आपका पाटलिपुत्र से लेकर और प्रयाग तक सड़कों का निर्माण कराया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, उस समय पे सड़कों के निर्माण के लिए और भारत में पहली बार सत्ता के पूर्ण रूप से, सत्ता के जितने अंग होते हैं उनको स्थापित करने के लिए सही कार्यों को किया गया। उसके बाद हम देखेंगे स्तंभ, अशोक स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। स्तूप, सांची और भरहुत का महल और किले पाटलिपुत्र के यूनान और भारतीय वास्तुकला का संगम होता है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान की सभ्यता को भारत में कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया उसके बाद, क्योंकि उनकी पत्नी यूनान से आती थी। इसलिए प्रिंसेस हेलेना से शादी करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान की सभ्यता को भारत में प्रश्रय तो दिया, इसमें कोई शक नहीं है। वरन आप एक चीज और ध्यान रखिए कि सेल्यूकस निकेटर ने जब भारत पे आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे डिफीट किया, उसके बदले में जब हेलेना से, प्रिंसेस हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है, वो भारत में आती हैं, तो वो बहुत सारे अपने सेवक, बहुत सारा एक तरह से गिफ्ट लेके आती है। और उन सेवकों के द्वारा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलाकार भी नो डाउट रहे होंगे, इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, बट कहीं कहीं बुक्स में ये लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को भी नकार नहीं सकते कि हाँ, उस सभ्यता का कहीं ना कहीं मिलन भारतीय सभ्यता में हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तो थी, नो डाउट, बट हमने पहले देखा कि आयरन एज आने के बाद ही जो हमारा मगध साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, क्योंकि जो बिहार वाला और झारखंड वाला रीजन है, मगध साम्राज्य वहीं पे फला फूला, तो उस एरिया में आयरन ओर बहुतायत की मात्रा में पाया जाता है। और आयरन ओर के पाए जाने की वजह से मगध ने बहुत ज्यादा मात्रा में लोहे के हथियारों का निर्माण किया और उसी के द्वारा युद्ध लड़े गए, जिसके द्वारा युद्धों को जीता गया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक आयरन इंडस्ट्री थी, वो जो हमारा मगध साम्राज्य है उसमें बहुत पुराने समय से ही वो स्थापित है। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य, आंतरिक और बाहरी व्यापार होता था। उसके बाद सिल्क रूट पर व्यापार का विकास। सिल्क रूट भारत से भी जाता है और चीन से भी जाता है। सिल्क रूट उस मार्ग को कहते हैं जिससे बहुतायत, बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता हो, पहला। दूसरा, सिल्क रूट उसे कहते हैं जिससे डायरेक्टली सिल्क, इंडियन सिल्क, नॉट चाइनीज सिल्क, इंडियन सिल्क जिस रास्ते यूरोप के क्षेत्र में जाता था उसे ही सिल्क का, रेशम का मार्ग बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। सिक्कों की प्रणाली की शुरुआत मौर्य साम्राज्य में बहुत अच्छे से थी। सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में चलते थे, बार्टर सिस्टम बहुत कम था, सिक्कों का यूज बहुत ज्यादा था। उसके बाद अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य, बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश द्वारा सत्ता का अंत किया गया, मौर्य जो सत्ता थी उसका अंत किया गया और पुष्यमित्र शुंग ने ही इस काम को किया, बृहद्रथ को मारा। और क्योंकि बृहद्रथ एक बहुत कमजोर शासक था, तो ये तो बहुत ज्यादा एक ऑब्वियस सी बात है कि जो कमजोर होगा वो सत्ता पे नहीं बैठ सकता। पतन के कारण प्रशासनिक भ्रष्टाचार, कमजोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य का विशाल आकार, बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण भी जो कमजोर, थोड़ा सा भी कमजोर शासक होता है वो उसे चलाने में विफल हो जाता है। एवं
उसके द्वारा सत्ता के सही रूप से न संचालन होने के कारण ही उस सत्ता का ह्रास हो जाता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे पास बहुत बड़ी चीजें हो तो हमें खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना होता है, क्योंकि एक वीक आदमी कभी भी स्ट्रांग चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है, नो डाउट। राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अशोक की धम्म की नीति विश्व इतिहास पर प्रभाव डाला। मौर्य साम्राज्य का योगदान आधुनिक भारत के लिए प्रेरणादायी है, इसमें भी कोई शक। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म अशोक की वजह से पूरे संसार में बहुत ज्यादा प्रख्यात हुआ। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का योगदान आधुनिक भारत में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अधिक है। उसके बाद आप जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सीक्वेंस। उसके बाद आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थशास्त्र से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के पुत्र का नाम, पुत्री का नाम क्या था, या वो उनको कहाँ भेजा गया था, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में मौर्य साम्राज्य से पूछे जाते हैं। सो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखें और अपनी स्टडीज को और अच्छे से करें। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे पेड कोर्सेज को अवेल करने के लिए avacademy.in पर जाएं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।